डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वह विषय है द्वितीय वर्ष अनिवार्य हिंदी का पेपर 2, जिसका नाम है एकांकी एवं अन्य गद्य विधाएं एवं व्याकरण, जिसका पेपर कोड है HND COM 202। जिस प्रश्न पत्र की हम बात करने वाले हैं वह इकाई 10 है। इकाई 10 में जो टॉपिक रखा गया है, जो विषय रखा गया है, उसका नाम है आत्मकथा आज के अतीत। इस इकाई की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले आएगा उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, फिर हिंदी साहित्य में आत्मकथाओं का विकास एवं विशेषताएं, फिर लेखक परिचय, जिसमें लेखक का जीवन परिचय और कृतित्व परिचय दोनों हम देखेंगे, फिर आत्मकथा आज के अतीत का परिचय, आज के अतीत में सहजता का सौंदर्य, फिर सार बिंदु, फिर परीक्षा उपयोगी प्रश्नावली और उपयोगी पाठ्य सामग्री। इस इकाई को पढ़ने के बाद हमें जो सीखने को मिलेगा वह इस प्रकार है। उद्देश्य के अंतर्गत हम यह देखेंगे, इस इकाई से आप लेखक भीष्म साहनी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो सकेंगे। आत्मकथा का अर्थ एवं हिंदी साहित्य में आत्मकथा के विकास को जानेंगे। आत्मकथा आज के अतीत का परिचय प्राप्त कर सकेंगे और आत्मकथा आज के अतीत में सहजता के सौंदर्य को जान सकेंगे। तो ये था हमारा उद्देश्य। अब इस आत्मकथा को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। आज के लेक्चर में हम प्रथम भाग के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रथम भाग में जो जो रूपरेखा के अंश आने वाले हैं वह इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आएगा उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, फिर हिंदी साहित्य में आत्मकथाओं का विकास, चौथा है आत्मकथा की विशेषताएं, फिर लेखक परिचय, जिसमें उनका जीवन परिचय और कृतित्व परिचय आएगा। दूसरे लेक्चर में हम दूसरे भाग की चर्चा करेंगे, जिसमें आत्मकथा आज के अतीत का परिचय, फिर आज के अतीत में सहजता का सौंदर्य, फिर सार बिंदु, परीक्षा उपयोगी प्रश्नावली और उपयोगी पाठ्य सामग्री की बात हम उस लेक्चर में करेंगे। प्रस्तावना के तौर पर अगर हम बात करें तो आत्मकथा के बारे में हमें जानना है। तो आत्मकथा होती क्या है? हिंदी साहित्य में गद्य की कई अलग अलग विधाएं हैं, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, वो सब तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। उसके अलावा आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र आदि भी साहित्य का ही एक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। आत्मकथा का जिसकी हम शुरुआत माने तो भारतेंदु युग से ही हम उसको उसकी शुरुआत हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि पौराणिक काल में आत्मकथा का इतना वर्चस्व नहीं था। साहित्य में सबसे पहले आत्मकथा जिसने लिखी, बनारसीदास जैन, उन्होंने 17वीं या 18वीं सदी में अर्धकथानक नाम से आत्मकथा लिखी थी। वहीं से आत्मकथा विधा का प्रारंभ हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। और आगे चलकर भारतेंदु युग में इसका विकास हुआ, जो द्विवेदी युग में और प्रसिद्ध हुई, और आज हम उसका अधिक से अधिक प्रसिद्ध रूप देख सकते हैं। तो आत्मकथा होती क्या है, उसके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। गद्य विधा के कई अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आत्मकथा बाकी सबसे अलग क्यों है? आत्मकथा यानी क्या? व्यक्ति खुद के बारे में, स्वयं के बारे में जो बात करता है उसको कहते हैं आत्मकथा। कोई भी साहित्यकार कोई भी साहित्य लिखता है तो साहित्य लिखना बहुत ही सरल कार्य है, वैसे वो भी कठिन ही है, लेकिन साहित्य व्यक्ति लिख भी सकता है, लेकिन आत्मकथा हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि आत्मकथा में आपको अपने जीवन के हर एक पहलुओं को पाठक के सामने रखना होता है। साहित्यकार ने अपने जीवन में जो अच्छा किया हुआ है उसके साथ साथ जो बुरा कार्य भी उन्होंने किया हुआ है, सभी का सभी आत्मकथा के माध्यम से
उनको पाठक और रग के सामने रखना होता है। तो व्यक्ति का एक मनोवैज्ञानिक हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना अच्छा हो, अपनी अच्छाइयाँ दूसरों को दिखाता है, लेकिन अपनी बुराइयाँ दिखाना वह बहुत ही कठिन कार्य है। तो आत्मकथाकार ना केवल अपनी अच्छाइयाँ दिखाता है, लेकिन साथ साथ अपनी बुराइयों को भी पाठक वर्ग के सामने रखता है। तो उसी प्रकार हिंदी साहित्य में इसी कारण हो सकता है कि आत्मकथाएं बहुत कम लिखी गई है, क्योंकि सत्य लिखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आज हम जिस आत्मकथाकार की बात करने वाले हैं उनका नाम है भीष्म साहनी, जिनका जन्म 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी शहर में हुआ था और उनकी मृत्यु 1 जुलाई 2003 में दिल्ली में हुई थी। उनके पिता का नाम हरबंस लाल था और उनके माता का नाम लक्ष्मी देवी था। भीष्म साहनी के जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो हिंदी फिल्मों के ख्याति प्राप्त अभिनेता बलराज साहनी भीष्म साहनी के बड़े भाई थे। साहनी जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हिंदी व संस्कृत में हुई। स्कूल में उर्दू एवं अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1937 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। प्रगतिशील कथाकारों में साहनी जी का प्रमुख स्थान देखने को मिलता है। अगर हम उनके कृतित्व परिचय की बात करें, यह हो गया उनका जीवन परिचय। अगर कृतित्व परिचय की बात करें तो एक कथाकार के रूप में साहनी जी पर यशपाल और प्रेमचंद की गहरी छाप देखने को मिलती है। भीष्म साहनी जी ने देश के विभाजन के दुर्भाग्यपूर्ण खूनी इतिहास को भोगा है, जिसकी अभिव्यक्ति उनके तमस उपन्यास में हम देखते हैं। उनकी प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो भीष्म साहनी के कहानी संग्रह में भाग्यरेखा, शोभा यात्रा, निशाचर, डायन, मेरी प्रिय कहानियां आदि उनकी कहानी संग्रह हैं। फिर उपन्यास की अगर हम बात करें तो उपन्यास में तमस उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। फिर बसंती, कुंती, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, मियादास की माड़ी आदि उनके चर्चित उपन्यास रहे हैं। नाटक की बात करें तो सम्राट, हानूस, कबीर खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे आदि उनके नाटक हैं। आत्मकथा की बात करें तो आज के अतीत, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, वह उनकी आत्मकथा है। और दूसरी आत्मकथा है बलराज माय ब्रदर, बलराज यानी उनके बड़े भाई। चीफ की दावत नामक कहानी भीष्म साहनी की प्रमुख कहानियों में से एक है। और बात करें उनको मिले सम्मान और पुरस्कार की तो भीष्म साहनी को तमस कृति पर 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें शिरोमणि लेखक सम्मान भी पंजाब सरकार द्वारा दिया गया था। लोटस पुरस्कार भी उनको मिला हुआ है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी उनको मिला हुआ है। और अंत में 1998 में उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। आत्मकथा की बात चल रही है तो हिंदी साहित्य में आत्मकथाओं का विकास हम देखेंगे। तो हिंदी गद्य की विधा आत्मकथा का विकास भी अन्य विधाओं की भांति आधुनिक युग से हुआ है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा लिखने का श्रेय बनारसीदास जैन को जाता है, जिन्होंने सन 1941 ईस्वी सन में अर्धकथानक शीर्षक से आत्मकथा लिखकर इस विधा का परिचय कराया था। आत्मकथा का वास्तविक विकास आधुनिक काल में हुआ है। भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, दयानंद सरस्वती, सुधाकर द्विवेदी, अंबिकादत्त व्यास आदि प्रमुख आत्मकथाकार रहे हैं। आगे हम बात करें तो इसके बाद द्विवेदी युग में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आत्मकथा शीर्षक से आत्मकथा लिखकर इस विधा पर अपनी कलम चलाई तथा इससे विकसित रूप प्रदान किया। द्विवेदी युग के प्रमुख आत्मकथाकार में रामविलास शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भवानी दयाल सन्यासी आदि आते हैं। द्विवेदी युग के पश्चात प्रमुख आत्मकथाकारों में श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राहुल साकरत्यायन, वियोगी हरि, यशपाल, वृंदावनलाल वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामदरस मिश्र, भीष्म साहनी, हरिवंश राय बच्चन आदि उल्लेखनीय नाम हमारे सामने आते हैं।
अब हम बात करेंगे आत्मकथा की विशेषताएं। आत्मकथा को पढ़ने से पहले आत्मकथा की जो विशेषताएं हैं उसको हमें जानना पड़ेगा। इस भाग में हम आत्मकथा के बारे में जानने वाले हैं। तो आत्मकथा जो आज के अतीत हमारे सिलेबस में रखी गई है उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। जो दूसरे भाग में वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन आत्मकथा की विशेषताएं हम इस भाग में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आत्मविश्लेषण, दूसरा है आत्मलोचन, फिर लेखक का समाज से परिचय, चौथा है घटनाओं का विवरण, और पांचवा और अंतिम है वास्तविक जीवन से परिचय। कोई भी व्यक्ति जब आत्मकथा लिखता है तो उनको इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे आत्मविश्लेषण, यानी आत्मकथा में लेखक खुद का विश्लेषण करता है, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का विश्लेषण करता है। इसमें लेखक उन तथ्यों को भी उजागर करता है जिससे उसके जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो। आत्मकथा लेखन को बहुत हिम्मत का काम माना जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति में इतना साहस नहीं होता कि वह अपनी कमजोरियों को समाज के सामने रख सके। कदाचित इसलिए हिंदी में आत्मकथा लेखन का उद्भव बहुत बाद में हुआ। दूसरा मुद्दा है आत्मलोचन। आत्मलोचन आत्मकथा का अति महत्वपूर्ण विशेषता है। आत्मकथाकार स्वयं को काफी करीब से देखता है तथा अपने सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं का अति निकटता से अवलोकन करता है। अपने जीवन की घटनाओं को काफी निकट से देखता है। जिन घटनाओं ने उसके जीवन को प्रभावित किया, उसके जीवन के विकास में योगदान दिया, उनकी बात वो अपनी आत्मकथा में करता है। तीसरा है लेखक का समाज से परिचय। आत्मकथा में लेखक का समाज से परिचय भी होता है। समाज लेखक की आत्मकथा को पढ़कर उसके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इससे समाज का लेखक के जीवन की उन घटनाओं और तथ्यों से परिचय होता है जिससे समाज आज तक अनभिज्ञ था। इसमें बहुत बार वो बातें सामने आती हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता। इस बातों का परिचय आत्मकथा से ही होता है। आत्मकथाएं बहुत बार समाज को प्रेरणा प्रदान करने का काम भी करती हैं। समाज जब उन महान व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ता है जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया, या जिन्होंने तमाम संघर्षों के बाद अपने जीवन में सफलता प्राप्त की हुई है, इस प्रकार की आत्मकथाओं से समाज को प्रेरणा ही मिलती है जो भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करती है। चौथा है घटनाओं का विवरण। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन में घटित घटनाओं का विवरण भी प्रस्तुत करता है। उसके साथ जो घटनाएं होती है, लेखक अपनी कथा में उसका क्रमवार विवरण देता है। आत्मकथा उसके जीवन की घटनाओं को बयां करती है। पांचवा और अंतिम पॉइंट है वास्तविक जीवन से परिचय। आत्मकथा लेखक के जीवन से वास्तविक परिचय कराती है, क्योंकि उसमें उन बातों का भी विवरण होता है जिन बातों से पाठक वर्ग अनभिज्ञ होता है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में वे बातें होती हैं जो बस उसी से संबंधित होती है। उन बातों को लेकर अपनी आत्मकथा में उकेरता है। उन बातों को लेखक अपनी आत्मकथा में उकेरता है। इसलिए आत्मकथा पाठक वर्ग को लेखक के वास्तविक जीवन से परिचित कराती है। तो इस प्रकार हम इस आत्मकथा के चैप्टर को दो भागों में विभाजित करने वाले थे। प्रथम भाग हमने यहाँ पर पूर्ण किया। अगले लेक्चर में हम दूसरे भाग की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः।